मिस्टर संजय कुमार जी की रिक्वेस्ट आई थी, देर हो गई हालांकि, लेकिन मौका ही आज मिला। बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट, सुझाव दिया उन्होंने कि बात करें द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन इन द एल्डरली, फूड एसिमिलेशन इन द एल्डरली, इन द सीनियर सिटीजन, इन द सीनियर और या ओल्ड पीपल। खाना एसिमिलेट कैसे होएगा, बड़ा वाजिब सवाल, बड़ी वाजिब रिक्वेस्ट थी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें आती हैं। जहां ना हम कहते हैं हम सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, खुराक खा रहे हैं, लेकिन शरीर को लग नहीं रहा, मसल लॉस हो रहा है, कमजोरी हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं बढ़ती उम्र के साथ। सीनियर सिटीजन्स में अगर खाना प्रॉपर एसिमिलेट नहीं होगा ना, तो वो फायदा नहीं होने वाला। चाहे जो मर्जी खाएं आप, जैसा मर्जी डाइट लें, लेकिन वो फायदा नहीं होने वाला, दिक्कतें रहेंगी। तो आज मैं बात करेंगे फूड एसिमिलेशन इन द एल्डरली। आज का वीडियो ना सीनियर सिटीजन्स के लिए, समझ लीजिए इन द एल्डरली ऑफ अवर फैमिली, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं हमारे परिवारों में, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। एसिमिलेशन समझते हैं पहले थोड़ा सा, क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और बढ़ती उम्र के साथ कैसे ये कमजोर हो जाती है, क्या दिक्कतें आती हैं, और कैसे होम्योपैथी हेल्प करती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, शायद समझ भी है कि तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस रहते हैं हमारी बॉडी की। फर्स्ट इज डाइजेशन, ठीक है जी। जब हम इंजेस्ट करते हैं, फूड खाते हैं, खाना खाते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट होता है सबसे पहले हमारे, खैर माउथ से शुरू हो जाती है डाइजेशन प्रोसेस, लेकिन डाइजेशन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है एब्जॉर्प्शन। आपने सुना होगा ना, मेरे वीडियोस में अक्सर मैं यूज करता हूं वर्ड कि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सही, तो वो फायदा नहीं पहुंचने वाला। लेकिन एक तीसरी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, विच इज द मोस्ट वाइटल प्रोसेस। ये बड़ा वाइटल एक स्टेप है एसिमिलेशन। खाना एसिमिलेट नहीं हो पाएगा, यानी कि जहां इसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वहां पहुंच ही नहीं पाया, तो चाहे डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो फायदा नहीं होने वाला। एसिमिलेशन सरल भाषा में समझाऊं आपको, जो हम खाना खाए डाइजेस्ट हो गया, सेकंड इज एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन ये जो एसिमिलेशन है इट इज अ वाइटल स्टेप, पहली बात। दूसरा ये ना सेल्यूलर लेवल पे होता है। अब वो जो खाना हमने डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब भी हो गया, ब्लड स्ट्रीम में आ गया, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है जी। हमारे इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, हमारे वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया। लेकिन अब जो टारगेट ऑर्गन्स हैं, जहां वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो क्या है, बेसिकली सेल्यूलर लेवल, वो सेल्स, वो टिश्यूज, वहां पहुंचाना, वहां उनको वहां पहुंचना, ये सब, तो वो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। टू जनरेट एनर्जी, टू रिपेयर द टिश्यूज एंड टू प्रमोट ग्रोथ, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये मेन मुद्दा है, ये मेन चीज है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब एसिमिलेशन सही होगा, राइट। अब सेल्स हैं जो एक्चुअल एसिमिलेट करते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो मदद पहुंचाते हैं या जिनका मेन रोल रहता है। फर्स्ट इज द लिवर और दूसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्ब्ड मटेरियल है ना, उसको कन्वर्ट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो जब वो सेल्स तक पहुंचे। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। लिवर कैसे, लिवर एक्चुअली ना इट एक्ट्स एज द मेटाबॉलिक क्लीनिंग हाउस। वो साफ, वो जो हमें मालूम है, जो टॉक्सिन्स है या उलझुल खाते हैं, कई बार खाने में आ गया है टॉक्सिन्स, पॉइजन, उसको रिमूव करना है। लिवर में बहुत साफ सफाई होती है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना ब्लड में, वो उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जरूरत पड़ने पे उसको रिलीज करता है। और दूसरा ऑर्गन मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी है ना, ये बेसिकली इट्स अ प्राइम ऑर्गन, जहां वो एब्जॉर्प्शन होती है। उसका अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें ना, तो देयर स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वहां एब्जॉर्प्शन एनहांस होती है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो पॉसिबल हो जाती है और अच्छे से होती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, प्राइम ऑर्गन कह लें। इसीलिए हम सबको जरूरत है कि इन दो चीजों का ख्याल जरूरत से ज्यादा रखें, द लिवर एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है जी। अब एल्डरली में क्या होता है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई कि एसिमिलेशन हम किसे कहते हैं। अब बुजुर्गों में क्या होता है, जैसे उम्र बढ़ती है ना, फूड एसिमिलेशन जो है ना, कुदरती वो स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसा क्यों होएगा? फर्स्ट इज बिकॉज ऑफ हाइपोक्लोरहाइड्रिया, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो
एसिड बनता है वो कम हो गया, बनना हाइपो हो गया, हाइपोक्लोराइड्रिया। अब वो जरूरी है, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सेकंड, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, उनकी प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो गई, वो कम बनने शुरू हो गए। नेचुरल है, कुदरती ये होता है, ये बदलाव आता है शरीर में, राइट। और तीसरा क्या है, गट मोटिलिटी जो है ना वो कमजोर हो गई है, वो वीक हो गई है। हमारी गट की मोटिलिटी मूवमेंट, वो पिछले 2-1 वीडियोस में अक्सर डिस्कस कर रहा था, मोटिलिटी, और जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं, पेरिस्टाल्स, वो बढ़ती उम्र के साथ ना कमजोर होना स्वाभाविक है, हो जाती है। अब ये जो 3 चीजें हैं ना, एसिड कम हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो गए हैं, गट मोटिलिटी कमजोर हो गई है, ये बढ़ती उम्र के साथ हो रहा है। इस वजह से क्या होने वाला है, इस वजह से ये जो एसेंशियल या क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स है ना, विटामिन B12 है, कैल्शियम है एंड प्रोटीन्स, इनको ना एब्जॉर्ब करना, इनको एसिमिलेट करना और हार्डर हो जाता है, सख्त हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इससे फिर एज ए रिजल्ट क्या होने वाला है, देयर इज ए रिस्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन समझ गए आप, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जहां जरूरत है वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पुअर एसिमिलेशन। वो मैंने बता दिया क्यों हो रहा है, बिकॉज दीज 3 इंपॉर्टेंट रीजंस। और इस वजह से वक्त के साथ आगे चल के ना मसल लॉस होना शुरू हो गया। बड़े बुजुर्गों में देखा ना, थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, काफी कई लोगों में देखा मसल लॉस होना शुरू हो गया, मसल्स ना साथ छोड़ रहे हैं, सिर्फ जैसे बोनी सा स्ट्रक्चर रह गया पीछे। वो क्यों होता है, सार्कोपीनिया, सार्कोपीनिया बोलते हैं हम बुजुर्गों में। तो सार्कोपीनिया के ऊपर मेरा अलग से लेक्चर है, क्या होता है, क्यों होता है, क्या लक्षण है, क्या दवाएं हैं, देख लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। इससे बेसिक आइडिया हो गया। अब हमने क्या सीखा, एसिमिलेशन क्या होती है, और एल्डरली में, बुजुर्गों में एसिमिलेशन की क्या दिक्कतें आनी शुरू हो जाती, क्यों होती हैं वो। अब हमने करना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी शुड प्रायोरिटाइज अवर डाइट। ये जो मैं 2-3 चीजें बताई हैं, ये स्वाभाविक है, नेचुरल ही होनी है, लेकिन हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, वी शुड प्रायोरिटाइज अवर डाइट। क्या लेना है, कैसे लेना है खाने को, वो समझिए। पहले मैंने बताया हाइपरक्लोराइड्रिया हो गया, स्टमक के एसिड वो कम होना शुरू हो गया। हमने क्या करना है यहां, वी शुड टेक वेल कुक्ड और सॉफ्ट प्रोटीन्स लें, वेल कुक्ड प्रोटीन्स लें, एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करें, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लें, लिक्विड प्रोटीन्स लें, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एसिमिलेशन भी इजी हो जाती है, राइट। दूसरा, फोकस ऑन न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो लें, रादर देन जो फूक के जैसे कैलोरीज ही ले रही हमने, वो उसका कोई फायदा नहीं है। वो उल्टा ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्राइटिस, ये सब सिम्टम्स कॉज करेगा, ठीक है जी। तो वो फूक के कैलोरीज नहीं लेने। तीसरा इंपॉर्टेंट है, मैनेज द डेयरी इंटॉलरेंस। अब बढ़ती उम्र में ना एक और चीज होती है, जो हमारा एंजाइम ना लैक्टेज, वो कम होना शुरू हो गया। उससे क्या होगा, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स वो हजम नहीं होंगे सौखे। आपने देखा होगा, थोड़ा सा दूध पी लिया, पनीर की सब्जी खा ली, क्या हुआ, अफारा हो गया, ब्लोटिंग हो गई, फूल गया, बदहजमी हो गई, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, यहीं बैठा है, हैवीनेस हो गई है, होता है ना। तो क्या करें, स्विच टू लैक्टोज फ्री डेयरी। आजकल सब कुछ मिलता है, लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट्स आ गए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी लैक्टोज फ्री, ठीक है, वो हो गया। प्लांट बेस्ड लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें ना दे आर फोर्टिफाइड एंड विटामिन डी, ठीक है, इसको अपने डाइट में अपनाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या, हाइड्रेशन एंड फाइबर इनटेक अच्छा रखें। मैंने बताया ना वो तीसरा वो दिक्कत क्या होती है, गट मोटिलिटी कम हो गई है, कमजोर हो गई है, वीक हो गई है, उससे कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। कब्ज नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन। क्या करें, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी अच्छा खासा पिएं, वाटर इंटेक अच्छा रखें और फाइबर कंटेंट बढ़ाएं। जितना रॉ खाएंगे ना, सैलड्स एंड फ्रूट्स, अच्छा होता है, मोटिलिटी रफेज से बढ़ती है। और फाइनली सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स, डेफिशिएंसीज होती हैं, सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। अब क्या करें, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारे 5 से 6 तरीके मैंने बताए, जिसमें प्रायोरिटाइज योर डाइट के अंदर मैंने डिस्कस किए हैं। अगर ये सब करने के बावजूद भी दिक्कत रहती है ना, ये दवाएं अपने पास रखिएगा। यानी कि अगर फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं इतने डाइट एडजस्टमेंट्स के बाद भी, होता है ऐसा, कई बार होता है, अपनी अपनी बॉडी है, सेंसिटिविटी है, बॉडी का फंक्शन अपना अलग अलग है, तो अगर फिर भी यूर स्ट्रगलिंग, अभी भी यू आर स्ट्रगलिंग, कम टू होम्योपैथी। होम्योपैथी वर्क्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स पे काम करती है, इट एड्रेसेस द अंडरलाइंग, जो ना मूल कारण, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं ना, मूल कारण पे। यहां क्या है, वो गट स्लगिशनेस हो गई है, गट स्लगिशनेस कह लें, ठीक है, उस पे काम करेगी। 3 से 4 इंपॉर्टेंट दवाएं बताता हूं आपको, लक्षणों के आधार पे यू कैन चूज योर रेमेडी। सबसे पहले कार्बो वेजिटेबल्स, जहां ना यही स्लगिश हो गई है हमारी डाइजेशन, स्लगिश समझते ना, तक्का स्टार्ट गड्डी,
बहुत स्लो, स्लगिश, अड़ गई है फिर चल पड़ी, अड़ गई फिर चल पड़ी। ब्लोटिंग बहुत होती है, अफारा बहुत हो जाता है, फूल जाता है पेट, और बार बार डकार आते हैं, बर्प्स आते हैं खाना खाने को, कुछ भी खाएं डकार आने और भारी, जैसे मैं बोला ना सिम्टम में, हैवी स्टमक, भारी भारी लगती है और कमजोरी रहती है, वीकनेस है। कार्बोवेज हेल्प करती है। ये ना 30C पोटेंसी में रखी है, आगे बताता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम का ना जो मेन सिम्टम है, जैसे देयर इज अ सेंसेशन ऑफ फुलनेस, भरा भरा सा पेट रहता है, थोड़ा सा खाए तो भी भूख लगती है, हल्का सा खाया बस पेट भर गया और नहीं खा पाएंगे, अर्ली से शायद टीबी को, ठीक है जी। यू फील फुल वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, और वही ब्लोटिंग रहती है, ब्लोटिंग तो बहुत रहती है, गैस बहुत बनती है पेट में, गैस बहुत बनती है, लाइकोपोडियम के सिम्टम्स है। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जहां डाइजेशन अपसेट हो गया, साथ में जुड़ता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गई, और ये कब्ज की दिक्कत और बिगड़ गई और बढ़ गई बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, दिमागी थकान, मेंटल एग्जॉशन, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, यानी कि दिमाग के सिम्टम्स जुड़ गए हैं, उससे और दिक्कतें बढ़ गई। ओवर ईटिंग, जितने जरूरत है उससे ज्यादा खा लिया। एंड थर्ड इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, खाया सोया, काम किया खाया सोया, दिमाग पे बोझ। ये जो इस तरह कैटेगरी के ऑफ पेशेंट्स रहते हैं ना, नक्स वोमिका हेल्प करती है। और अब जो दवा बताने जा रहा हूं ना, वो सबसे मेन दवा है। संजय जी, जो आपने सवाल पूछा था कि ऐसी दवाएं जो कि ना एसिमिलेशन को इंप्रूव करें इन द एल्डरली, दिस इज द रेमेडी, नेट्रम कार्बोनिकम, नेट कार्ब। ये बेसिकली बनी इसीलिए, कह ले यहां मेड फॉर ईच अदर, मैल एसिमिलेशन एंड मैल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही, उस वजह से होने वाले सिम्टम्स या दिक्कतें। सेकंड इज मैल एसिमिलेशन, एसिमिलेट नहीं हो पा रहा, वही जो हमारा आज का टॉपिक है, दिस इज द रेमेडी। बंदे को ना बड़ी मुश्किल लगती है डाइजेस्ट करने में और उसको एसिमिलेट करने में, स्पेशली प्रोडक्ट्स लाइक जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी जो है ना, डेयरी का कोई आइटम होएगी उसको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो एसिमिलेट नहीं हो पाएगा, वो अंदर पहुंचा ही नहीं जहां उसकी जरूरत है। उस वजह से क्या होएगा, इंडाइजेशन होएगी, बदहजमी, हार्ट बर्न, एसिडिटी साथ में जुड़ती है, यहां छाती में जलन, बर्निंग सेंसेशन, और गैस, अफारा, ब्लोटिंग। अच्छा, बुजुर्गों में ना आपने कई बार देखा होगा घर में या कहीं ऐसा होता है, कोई जैसे ना किसको ओल्ड डिस्पेप्टिक्स कहते हैं हम, कि डिस्पेप्सिया है बुजुर्गों में और बिगड़ गया है, पेट की जो बदहजमी है, उस वजह से क्या होता है, डकार बहुत आते हैं। देखा आपने, बड़े बुजुर्ग कई बार बहुत डकार मारते रहते हैं, बर्प्स आते हैं बार बार, दे आर ऑलवेज बेल्चिंग, हमेशा डकार मारते हैं, सार स्टमक हमेशा खट्टा खट्टा सा रहता है अंदर उनके, और रूमेटिज्म के सिम्टम्स साथ जुड़ते हैं। नेट्रम कार्बोनिकम बड़ी मजेदार और लाजवाब दवा है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलर लेवल पे एक्ट करती है, इट स्टिमुलेट्स द सेल्यूलर एक्टिविटी, इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन एंड इंप्रूव्स द मेटाबॉलिज्म। जो हमारा मकसद था, हमारा टारगेट था इसको अचीव करना, वो ये करती है, इसलिए नेट्रम कार्बोनिकम। नेट्रम कार्ब ना सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा हूं, ओल्डर पीपल में 6C पोटेंसी में दिन में 1 से 2 बार दें, बस ज्यादा नहीं। और ये तो जोड़ें आप, और जो ऊपर की 3 दवाएं हैं एज पर सिम्टम्स, ठीक है, लक्षणों के आधार पे 30C दिन में 1 बार बहुत है, फायदा पहुंचता है। साथ में हम जोड़ सकते हैं अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा टॉनिक्स अवेलेबल है, शुगर फ्री टॉनिक्स भी आते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट है तो। इन जनरल अल्फा अल्फा क्यूब फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में। 10 कतरे, आधा से आधा कप गुनगुना पानी, दिन में एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार, ठीक है, खाना खाने से पहले लें। ऐसे अपनी अगर बैलेंस सी प्रिस्क्रिप्शन बन जाए ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड रिलीफ कमिंग। बड़े बुजुर्ग जो हैं, सीनियर सिटीजन ना, हाजमा तंदुरुस्त रहेगा, एसिमिलेशन इंप्रूव होगी, एसिमिलेशन इंप्रूव होगी, उसके साथ जुड़ते सब सिम्टम्स दूर होंगे, एनर्जी लेवल आएगा, वीकनेस दूर होगी, एक्टिविटी परफॉर्मेंस और बढ़ेगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं, आई प्रे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और वो तंदुरुस्त रहें, वो तंदुरुस्त रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।